रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली बनी करोड़पति ससुराल की बहू। समय का पहिया भी बहुत तेज होता है, कब समय बदल जाए पता ही नहीं चलता। एक समय था हम अमीर हुआ करते थे, लेकिन ये समय ही है जिसने हमें कंगाल कर दिया है। पापा आप चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा। मैं कमाने जाऊंगी, मैं अपने घर की हालातों को सुधारूंगी। लेकिन तू क्या करेगी बेटी, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा को ठीक करने के लिए इनकी दवाओं का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। मैं बाहर जाकर काम तो कर ही सकती हूँ ना। बेटी तूने कभी घर से बाहर अकेले काम नहीं किया, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तेरा फ़ायदा ना उठा ले। माँ अगर मैं डर कर बैठ गई तो पापा की दवाइयाँ कौन लाएगा। गरीबी से डरने के बजाय मुझे उससे लड़ना होगा। तभी पड़ोस की सुषमा वहां आती है और उसने पल्लवी को काम देने की बात कही। बेटा अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तो हमारे घर आकर काम कर लिया करो। झाड़ू बर्तन का काम है, बदले में कुछ पैसे दे दिया करेंगे। हाँ आंटी जी ये ठीक रहेगा, कम से कम घर बैठे कुछ पैसे तो कमा पाऊंगी और पापा की दवाइयाँ भी आ जाएंगी। अगले दिन पल्लवी सुबह सुबह सुषमा के घर पहुंची और पूरे मन से बर्तन धोने लगी। लो बेटा आज के 20 रुपए रख लो, अभी इतना ही दे सकते हैं। धन्यवाद आंटी जी, ये 20 रुपए मेरे लिए बहुत हैं, इनसे पापा की कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी। काम खत्म करने के बाद पल्लवी दूसरे घरों में भी काम ढूंढने लगी, लेकिन पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज भी काम नहीं मिला है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, कल फिर कोशिश करूंगी। शाम को घर लौटते समय पल्लवी ने देखा कि सुषमा के घर के बाहर कांति, गायत्री और एक पड़ोसन बैठकर बातें कर रही थी। अरे मिताली कितनी गरीब है, उसकी बेटी को मैंने 20 रुपए में बर्तन मंजवा लिए। बेकारी है बेकारी, 20 रुपए के लिए इतना काम करवा लिया। सच में गरीब आदमी की मजबूरी भी बड़ी सस्ती होती है। और पल्लवी तो इतनी सीधी है कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ये बात पल्लवी ने सुन ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट आई। क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों? माँ मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, क्या मेरी मेहनत भी इतनी सस्ती है कि लोग उसका मजाक बनाएंगे? बेटी अब तू उनके घर बर्तन मांजने मत जाना, मेहनत करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते, लेकिन गलत इंसान के सामने मजबूर मत बनना। अब शाम को पल्लवी अपने फटे पुराने कपड़े सिल रही थी, तभी कांति वहां से गुजरी और उसे ताना मारकर चली गई। अरे पल्लवी कपड़े ही सिलती रहना, काम तो तुझे मिलेगा नहीं, आखिर गरीबों के नसीब में यही सब लिखा होता है। मेरी गरीबी मेरी गलती नहीं है कांति आंटी, मैं बस अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ। कांति के जाने के बाद पल्लवी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मेरी क्या गलती है, हम तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। घर के हालात इतने खराब हैं कि कभी कभी लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तू खुद को कमजोर मत समझ बेटी, मेहनत करने वाला इंसान देर से सही लेकिन एक दिन जरूर जीतता है। अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मैं बाहर जाकर काम ढूंढूंगी ताकि 4 पैसे घर आ सके। मेरा कोई फायदा भी नहीं उठा सकेगा और मैं पापा के लिए दवाइयाँ भी ला सकूंगी। पल्लवी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी डर के घर से बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता मुझे काम कहाँ मिलेगा, लेकिन आज खाली हाथ घर वापस नहीं जाना है। अभी पल्लवी घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन के आसपास काम ढूंढते हुए पल्लवी को एक बुजुर्ग महिला मिली। बेटी काम ढूंढ रही हो क्या? स्टेशन के पास चली जाओ, वहाँ बहुत लोग रहते हैं, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। ठीक है अम्मा जी, मैं स्टेशन के पास ही जाती हूँ, शायद मेरी किस्मत वहीं मेरा इंतजार कर रही हो। पल्लवी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी उसकी नजर एक होटल के बाहर खड़ी जानकी नाम की महिला और उसकी छोटी बेटी पीहू पर पड़ी। बेटा खाना खा ले, फिर हमें ट्रेन पकड़नी है, देर नहीं होनी चाहिए। माँ मैं अभी आई, मेरा बैग यहीं रख देना। पीहू खाना खाने के बाद जल्दी से होटल से निकल गई और अपना बैग वहीं भूल गई। पल्लवी ने बैग देखा तो उसे लेकर पीहू के पीछे दौड़ पड़ी। बेटा तुम्हारा बैग छूट गया है, रुको ये ले लो। पीहू अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। पल्लवी भी बैग देने के लिए उनके पीछे भागी, ट्रेन में चढ़ गई और तभी ट्रेन चल पड़ी। अरे ट्रेन चल गई, अब मैं नीचे कैसे उतरूं? पल्लवी ने पीहू को बैग दे दिया, लेकिन तब तक ट्रेन तेज गति से स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी। दीदी आप हमारे साथ ही बैठ जाइए, अगले स्टेशन पर उतर जाना।
लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरे पापा बीमार हैं, मैं उनके पास कैसे पहुंचूंगी? पल्लवी एक यात्री के पास जाकर अगले स्टेशन के बारे में पूछने लगी। भैया, ये ट्रेन अगले स्टेशन पर कितनी देर में रुकेगी? आज ये ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, सीधे सबसे बड़े स्टेशन पर जाकर रुकेगी। क्या? लेकिन मुझे तो अभी उतरना था। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर पहुंची। तब तक रात के 8 बज चुके थे। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस शहर में आ गई हूँ। पल्लवी ने कभी अकेले अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। वो पूरी रात स्टेशन के कोने में बैठी रही। माँ पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। काश मैं घर से इतनी दूर नहीं आए होते। सुबह 4 बजे कुछ लोगों ने पल्लवी को परेशान करने की कोशिश करी। तभी पास के स्टॉल पर काम करने वाले कुछ लोग वहां आ गए। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़की को परेशान मत करो और यहाँ से जाओ। बेटा, तुम रात से यहाँ बैठी हो, कहाँ से आई हो? मैं अपने गांव से आई थी। एक बच्ची का बैग देने के लिए ट्रेन में चढ़ गई थी और अब पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। तुम्हें अपने गांव का नाम याद है? नहीं, मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। मुझे नहीं पता मेरे घर का रास्ता। समझ नहीं आ रहा यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। बेचारी पूरी रात भूखी प्यासी बैठी रही होगी। पल्लवी पूरे दिन स्टेशन पर बैठी रही। भूख के कारण उसकी हालत खराब होने लगी थी। बहन, बहुत भूख लगी है क्या? हाँ दीदी, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो पैसे दो, मैं तुम्हें चाय नाश्ता दे देती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं अपने घर वापस चली जाती। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। बदले में खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। मुझे मंजूर है, मैं कोई भी मेहनत कर लूंगी, बस मुझे भूखा मत रहने देना। राधा ने पल्लवी को अपने स्टॉल पर रख लिया। स्टेशन के कई टेंडर माधव जी के थे और उनके स्टॉल पर कई लोग काम करते थे। पल्लवी, पहले चाय बनाना सीखो, फिर यात्रियों को चाय बेचने जाना। ठीक है दीदी, मैं मेहनत करूंगी और जल्दी सीख जाऊंगी। अगले दिन पल्लवी पहली बार चाय बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पर गई। वो हर यात्री से बहुत सम्मान से बात करती थी। चाय लीजिए साहब, गरम गरम चाय है। सफर की थकान थोड़ी कम हो जाएगी। अरे वाह बेटी, चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है। धन्यवाद साहब, आप सफर में हैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि चाय अच्छी मिले। धीरे धीरे यात्रियों को पल्लवी की चाय पसंद आने लगी। बाकी चाय वालों की तुलना में उसके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे। पल्लवी, आज फिर तुम्हारी चाय सबसे पहले बिक गई। शायद लोग मेरी चाय से ज्यादा मेरी बातों को पसंद करते हैं। मैं हर यात्री को अपना मेहमान समझकर चाय देती हूँ। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। चाय तो सब बेचते हैं, लेकिन अपनापन हर किसी के पास नहीं होता। अब ऐसे कुछ दिन बीत गए। पल्लवी अब स्टेशन पर अच्छे से चाय बेचने लगी थी और उसी कमाई से अपना खाना भी चलाने लगी थी। बीजी, तुम्हारी बनाई चाय में तो जादू है। धन्यवाद। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी चाय पीकर कोई यात्री अपने सफर में थोड़ी खुशी लेकर जाए। पल्लवी, अब तुम सिर्फ चाय नहीं बेचती, लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं। दीदी, मैं बस अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हूँ। पता नहीं वो मुझे कहाँ ढूंढ रहे होंगे। पल्लवी हर रात स्टेशन के कोने में बैठकर अपने माता पिता को याद करती थी। भगवान, मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूं। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पल्लवी अब रेलवे स्टेशन पर पूरी लगन के साथ चाय बेचने लगी थी। उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, इतने पैसे कमाना कि किसी दिन अपने माता पिता को ढूंढ सके। ट्रेन आने वाली है, मुझे अभी ताज़ी चाय बनाकर रखनी होगी। यात्रियों को गर्म चाय मिलेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बाकी चाय वाले ट्रेन आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते थे, लेकिन पल्लवी ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले ताज़ी चाय बनाती थी। पल्लवी, तुम रोज इतनी चाय बनाती हो, अगर बिक्री कम हो गई तो? दीदी, चाय ताज़ी होगी तो लोग एक बार जरूर चखेंगे, उसके बाद स्वाद अच्छा लगेगा तो खुद दोबारा आएंगे। अब जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती, पल्लवी की ताज़ी चाय की खुशबू चारों तरफ फैल जाती। अरे बेटा, कैसी शानदार खुशबू आ रही है, एक चाय देना तो। जी साहब, अभी अभी बनी है, संभल कर पीजिएगा, बहुत गर्म है। वाह बेटी, चाय तो कमाल की है, इसमें बाकी चाय से अलग स्वाद है। ट्रेन रुकते ही पल्लवी की चाय तेजी से बिकने लगती और कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी केतली खाली हो जाती। आज फिर पल्लवी की सारी चाय सबसे पहले बिक गई। लड़की मेहनती है, जिस तरह यात्रियों से बात करती है उससे लोग खुश होकर चाय खरीदते हैं। रात को सभी स्टॉल की बिक्री का हिसाब किया। मैनेजर ने रजिस्टर खोला, एक एक करके सभी की बिक्री बतानी शुरू की। आज भी पल्लवी की चाय सबसे ज्यादा बिकी है, पिछले 2 दिनों से इसका कलेक्शन सबसे ज्यादा है।
आप लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की ने आते ही सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे लड़की है इसीलिए लोग ज्यादा चाय खरीद लेते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है नीलेश, पल्लवी ताजी चाय बनाकर ले जाती है और यात्रियों से भी अच्छे से बात करती है। ये इसकी मेहनत का नतीजा है। कुछ दिन बाद माधव जी अपने सभी टेंडर स्टॉल का निरीक्षण करने रेलवे स्टेशन पहुंचे। आज मैं सारे स्टॉल देखूंगा, पता चलना चाहिए कि कहाँ काम अच्छा हो रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तभी माधव जी की नजर पल्लवी पर पड़ी, जो मुस्कुराकर यात्रियों को चाय दे रही थी। ये नई लड़की कौन है? मैंने इसे पहले यहाँ नहीं देखा। सर, यही पल्लवी है। जब से आई है हमारे स्टॉल की बिक्री बढ़ गई है। अच्छा, ऐसा क्या करती है ये लड़की? सर, ये ट्रेन आने से पहले ताजी चाय बनाती है, यात्रियों से अच्छे से बात करती है और इसकी चाय की खुशबू से लोग खुद इसके पास आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर बाकी लोग भी इससे सीखने लगे तो हमारे यात्रियों को अच्छी चाय मिलेगी और हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। अब इसी बीच एक दिन शनाया नाम की लड़की स्टेशन से गुजर रही थी। उसने पल्लवी से चाय खरीदी और उसे चाय बहुत पसंद आई। दीदी, आपकी चाय सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी चाय मैंने स्टेशन पर कभी पहले पी ही नहीं। धन्यवाद। आप जब भी आए मेरी चाय जरूर पीजिएगा। अब कुछ दिनों बाद शनाया फिर स्टेशन से गुजरी और उसके साथ उसका दोस्त नीरज भी था। नीरज, चलो ना, आज तुम्हें एक खास चाय पिलाती हूँ। रेलवे स्टेशन पर? तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ कौन सी खास चाय मिलेगी? तुम पहले चलो, चाय पीने के बाद खुद समझ जाओगे। दोनों पल्लवी के स्टॉल पर पहुंचे और पल्लवी ने उन्हें चाय दी। अरे, ये तो हमारे ही टेंडर स्टॉल की चाय है, लेकिन यहाँ की चाय इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, यहाँ की चाय खास है। वाकई, ये तो हमारे ही टेंडर के स्टॉल की चाय है, लेकिन आज का स्वाद बिल्कुल अलग है। लगता है ये कोई नई लड़की आई है जो इतनी मेहनत कर रही है। नीरज और शनाया पल्लवी की चाय पीकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। शाम होते होते माधव सेठ अपने ऑफिस में बैठकर रेलवे स्टेशन के सभी टेंडर स्टॉल की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। भाई, ये लड़की काम बहुत बढ़िया करती है। जिस तरह से यात्रियों को संभालती है, उससे लगता है कि इसे काम की अच्छी समझ है। अभी नीरज वहां जाता है और अपने पिता को सीसीटीवी देखते हुए देखकर उनके पास बैठ जाता है। पापा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? कौन है ये? यही लड़की जो प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रही है। इसका नाम पल्लवी है, बहुत मेहनत करती है। नीरज ध्यान से स्क्रीन देखने लगता है और पल्लवी को देखते ही हैरान रह जाता है। अरे पापा, ये तो पल्लवी है, मैं इसे जानता हूँ। आज ही तो मैं इसकी चाय पी कर आया हूँ। अच्छा, तो तुम इसे पहले से जानते हो? तभी नीरज की माँ सुभद्रा और जेठानी ऋचा भी वहां जाती हैं। क्या बात है, तुम रेलवे स्टेशन की चाय पीने कब से जाने लगे? माँ, मैं अकेला नहीं गया था, अपने एक दोस्त के साथ गया था। दोस्त था या कोई गर्लफ्रेंड थी? इतना बचाव क्यों कर रही हो दीवर जी? नहीं भाभी, सच में दोस्त था। उसे वहाँ की चाय पसंद आई थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया था। अच्छा, हमें लगा कहीं चुपचाप कोई लड़की तो पसंद नहीं कर ली। वैसे लड़की बहुत मेहनती है, पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन जब से इसे काम दिया गया है पूरी लगन से काम कर रही है। इसकी वजह से हमारे स्टॉल का मुनाफा भी बढ़ गया है। सुभद्रा अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर अचानक शादी की बात छेड़ देती है। बेटा, अब तो तू लड़कियों के साथ चाय पीने भी जाने लगा है। मैं तो कहती हूँ अब शादी कर ले, आखिर कब तक ऐसे कुंवारा बैठा रहेगा? माँ, जब तक मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो बता, कहाँ से लाऊं तेरी पसंद की लड़की? आसमान से उतारूं या पूरे शहर में ढूंढती फिरूं? मुझे गाय जैसी भोली, समझदार और सीधी सादी लड़की चाहिए, जो रिश्तों की कद्र करे और परिवार को समझे। तभी ऋचा चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है और नीरज की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। देवर जी, आपकी पसंद की लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। इतनी सारी खूबियां एक ही लड़की में कहाँ मिलेंगी? भाभी, आप चाय लेकर आई हैं, आपके हाथ में चाय है, नौकर कहाँ गए? क्या करूं देवर जी, अब आप एक देवरानी लेकर आओ, तब मेरा भी काम थोड़ा हल्का होगा। जब कोई मिल जाएगी भाभी, सबसे पहले आपको ही बता दूंगा।
बेटा जैसी भी लड़की लाना, बस खाना अच्छा बनाना जानती हो। जब घर में जरूरत पड़ी तो काम से पीछे हटने वाली नहीं होनी चाहिए। माँ आप बेफिक्र रहो, मैं ऐसी ही लड़की पसंद करूंगा जो परिवार को अपना समझे। चलो गप्पे बहुत हो गई, अब जरा काम की बात हो जाए। माधव जी गंभीर होते हैं और नीरज की तरफ देखते हुए उसे एक जरूरी जिम्मेदारी सौंपते हैं। नीरज बेटा, कल से रेलवे के सारे टेंडर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे कुछ जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। ठीक है पापा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सारे टेंडर संभाल लूंगा। अगले दिन से नीरज रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और एक एक करके सभी टेंडर स्टॉल का निरीक्षण करने लगता है। देखो, सफाई का खास ध्यान रखना, यात्रियों को खराब सामान नहीं मिलना चाहिए। जी साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई शिकायत ना आए। काम देखते देखते नीरज की नजर पल्लवी पर जाती है। वो देखता है कि ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले ही पल्लवी ताजी चाय तैयार कर रही है। ट्रेन आने वाली है। राम भैया, ये केतली उधर ले जाइए, यात्रियों को गर्म चाय चाहिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है और पल्लवी तुरंत यात्रियों के बीच चाय लेकर पहुंच जाती है। चाय लीजिए साहब, अभी अभी बनी है गर्म और ताजी चाय। वाह बेटी, सच में तुम्हारी चाय का स्वाद अलग है। धन्यवाद साहब, कोशिश रहती है कि यात्री मेरे स्टॉल से खुश होकर जाएं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाकी कर्मचारी बारिश से बचने लगते हैं, लेकिन पल्लवी यात्रियों को चाय देने के लिए भीगते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही होती है। ये लड़की सच में बहुत मेहनती है, बारिश में भी काम से पीछे नहीं हट रही। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। नीरज लगातार पल्लवी के काम को देखता रहता है और उसके सरल स्वभाव से प्रभावित होने लगता है। पल्लवी में दिखावा बिल्कुल नहीं है, जितना काम है उतनी मेहनत करती है। यही तो मुझे चाहिए। कुछ दिनों बाद माधव जी दूसरे शहर से अपना काम पूरा करके वापस लौट आते हैं। नीरज उनसे मिलने तुरंत घर पहुंचता है। पापा, आप लोग शादी के लिए कह रहे थे ना? मुझे एक लड़की पसंद है। हाँ, सच में? कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ। पापा, रेलवे स्टेशन पर जो लड़की हमारे टेंडर के स्टॉल पर चाय बेचती है, मुझे वही पसंद है। वो बहुत मेहनती है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। नीरज की बात सुनकर सुभद्रा के चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कराऊं? बिल्कुल नहीं। माँ, मुझे उसी से शादी करनी है। मैंने उसकी मेहनत और स्वभाव देखा है। देवर जी, अगर आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। उसकी जाति का पता नहीं, खानदान का पता नहीं और घर परिवार का भी पता नहीं। भाभी, इंसान की कीमत उसके काम और व्यवहार से होती है, सिर्फ खानदान से नहीं। नीरज की बात सुनकर सुभद्रा नाराज हो जाती है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को नीरज अपने पिता माधव जी के पास बैठकर फिर उसी विषय पर बात करता है। पापा, मुझे पता है माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन मैं पल्लवी से ही शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं उस लड़की को पहले से जानता हूँ। मैंने उसकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है। मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। भैया, आपको जो लड़की पसंद है मुझे भी वही पसंद है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, जिससे आपको शादी करनी है आप उसी से शादी करो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माधव जी की हामी के बाद सुभद्रा के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ते से खुश हूँ। धीरे धीरे घर के सभी लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टरों पर नीरज और पल्लवी की तस्वीर के साथ शादी की घोषणा होती है। रेलवे स्टेशन को भी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगता है। अरे भाई, पहली बार हमारे स्टेशन पर ऐसी सजावट हो रही है। हाँ, बड़े मालिक के बेटे की शादी है, सजावट भी बड़ी होनी चाहिए। सभी टेंडर स्टॉल को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। कर्मचारियों को मिठाइयां बांटी जाती हैं और पूरे स्टेशन पर फूलों की लड़ियां लगाई जाती हैं। राधा पल्लवी के पास जाकर उसे यह खबर सुनाती है कि उसकी शादी रेलवे टेंडर के बड़े मालिक के बेटे नीरज से होने वाली है। पल्लवी, तुम्हारी शादी बड़े मालिक के बेटे नीरज से हो रही है। तुम्हारी किस्मत सच में बदल गई बहन। क्या मेरी शादी नीरज से? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि एक परिवार उससे बिछड़ गया, लेकिन शायद भगवान उसे दूसरा परिवार देने वाला है। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। बस डर यही है कि क्या मैं उस परिवार में अपना स्थान बना पाऊंगी। शादी की तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हो जाती हैं। शहर के एक शानदार 5 सितारा होटल के बड़े हॉल में विवाह समारोह रखा जाता है। पल्लवी को महंगे पार्लर ले जाया जाता है
उसका मेकअप कराया जाता है और उसे करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज्वेलरी पहनाई जाती है। पल्लवी जी, आज आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना सब मेरे लिए क्यों किया जा रहा है। पल्लवी को भारी जरीदार लहंगा पहनाया जाता है और सिर से पैर तक सोने और हीरे के गहनों से सजा दिया जाता है। क्या मैं सच में सही घर में जा रही हूँ? क्या ये लोग सच में अच्छे हैं? पल्लवी के मन में अनगिनत सवाल थे। उधर पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका था। शादी का दिन आ जाता है और घर में मेहमान इकट्ठा थे। अरे इतनी बड़ी शादी है और लड़की रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती थी। मैंने तो ऐसा रिश्ता पहली बार देखा है, बड़े घर की बहू और स्टेशन पर चाय बेचने वाली लड़की। लेकिन लड़की देखने में तो बहुत सीधी सादी लग रही है। पता नहीं बड़े घर में जाकर ये लड़की खुद को संभाल पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ सुभद्रा रिश्तेदारों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर परेशान होती है। मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं है। नीरज ने जो तय कर लिया वही हुआ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। कुछ ही देर में नीरज घोड़ी पर बैठकर शानदार बारात के साथ विवाह स्थल पर पहुंचता है। ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश के बीच उसका स्वागत होता है। विवाह मंडप फूलों से सजा हुआ होता है। चारों तरफ रोशनी थी और मेहमानों की भीड़ लगी थी। जयमाला के समय नीरज और पल्लवी एक दूसरे के सामने आते हैं। पल्लवी अब भी घबराई हुई थी, लेकिन नीरज की मुस्कान देखकर उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। पल्लवी, घबराओ मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस आप लोगों पर पूरा भरोसा है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। इसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी संपन्न होती है। शादी के बाद पल्लवी को बड़े धूमधाम से उसके ससुराल लाया जाता है। जैसे ही गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचती है, विशाल गेट धीरे धीरे खुलता है। सामने आलीशान बंगला था। दरवाजे के दोनों तरफ नौकरों की लंबी कतार थी और करीब 10 नौकरानियां बहू के स्वागत के लिए खड़ी थीं। इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग मेरी सेवा के लिए। पल्लवी की बात सुनकर ऋतु मुस्कुराती है और आगे बढ़ती है। भाभी, अब ये आपका भी घर है। तभी नौकरानियां पल्लवी पर फूलों की वर्षा करती है। घर का पूरा आंगन फूलों से भर जाता है। पल्लवी चांदी के लोटे में रखे चावल को पैरों से गिराती है। ऋतु हीरे की थाल से पल्लवी की आरती उतारती है, जिसके बाद पल्लवी चांदी की थाल में रखे कुमकुम के घोल में पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ती है। भाभी, आज से ये घर आपका है, आप हमेशा खुश रहना। पल्लवी चारों तरफ देखती है। हर तरफ आलीशान सामान, नौकर और महंगे झूमर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कल तक मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रही थी और आज इतनी बड़ी हवेली की बहू बन गई। भगवान बस मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इस परिवार का विश्वास जीत सकूं। वहीं दूसरी तरफ ऋचा चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में जलन साफ दिखाई दे रही है। पता नहीं नीरज को इस लड़की में क्या दिखाई दिया, एक रेलवे स्टेशन की चाय बेचने वाली को इस घर की बहू बना लिया। अब ऋतु अपनी भाभी पल्लवी को उनके कमरे तक लेकर जाती है। भाभी, ये आपका कमरा है। ऋतु, मैंने इतना बड़ा कमरा कभी देखा ही नहीं है, मुझे तो सब सपना जैसा लग रहा है। तभी सुभद्रा और ऋचा कमरे में आती हैं। बहू, अब तुम करोड़पति घर की बहू हो, इस घर की इज्जत और तरीकों का ध्यान रखना। अब रेलवे स्टेशन वाली जिंदगी भूल जाओ। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कभी शिकायत का मौका न मिले। तभी नीरज कमरे में आ जाता है। उसे देखते ही सुभद्रा और ऋचा चुप हो जाती हैं। माँ, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बहू को घर के बारे में समझा रहे थे। इतना कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जी ठीक है। अगले दिन पल्लवी की पहली रसोई की रस्म होती है, लेकिन उसे रसोई में जाने तक नहीं दिया जाता। घर की मुख्य नौकरानी शारदा अपने साथ कई नौकरों को लेकर 56 भोग तैयार करती हैं और हर पकवान को सोने चांदी के बर्तनों में सजाया जाता है। बहू रानी, आज आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली रसोई में तो मुझे खाना बनाना चाहिए। इस घर में पहली रसोई का मतलब बहू का खाना बनाना नहीं, बहू का सम्मान करना है। सारे नौकर 56 भोग को सोने चांदी की थालियों में सजाकर पल्लवी के सामने रखते हैं। भाभी, आज आपको पूरे 56 भोग का स्वाद चखाया जाएगा। इतना सारा खाना, वो भी सोने चांदी की प्लेट में। इन्हें पत्थरों में खाने की आदत होगी, कहाँ इन्हें सोने चांदी के बर्तन हजम होंगे। भाभी, ये मेरी पत्नी है, आज के बाद पल्लवी से इस तरह बात मत करना। ठीक है देवर जी। शाम को नीरज पल्लवी को उनके कमरे में ले जाता है और एक बड़ा सा कमरा खोलता है। पल्लवी, ये देखो, ये तुम्हारी पूरी वार्डरोब है। इतनी सारी साड़ियाँ और कपड़े, ये सब मेरे लिए हैं? हाँ, और ये तुम्हारे गहनों का कलेक्शन है, ये तुम्हारे कपड़ों का अलग कलेक्शन है।
नीरज जी, मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? ये तो अभी भी कम है। चलो आज तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। नीरज पल्लवी को शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाता है। वहाँ की चमक दमक देखकर पल्लवी दंग रह जाती है। पल्लवी, ये हीरे का हार तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। कीमत मत देखो, बस बताओ पसंद आया या नहीं। जी, बहुत सुंदर। नीरज वो हार खरीद लेता है। इसके बाद वो पल्लवी को हीरे की बालियां, कई महंगी साड़ियां और डिजाइनर कपड़े भी दिलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या रोऊं। ये क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? बात ये नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। पता नहीं वो कहाँ हैं और कैसे हैं। माँ पापा के पास शायद आज भी जरूरी दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होंगे और मैं यहाँ इतने महंगे गहने खरीद रही हूँ। शॉपिंग खत्म होने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए कभी इतनी शॉपिंग की थी जितनी यहाँ एक दिन में हो गई। भाभी, आज के बाद मेरी पत्नी को इस तरह मत बोलना। वो इस घर की बहू है और उसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है नीरज, अब ऐसा नहीं कहूंगी। कुछ दिन बाद लगातार काम और भागदौड़ के कारण पल्लवी के सिर में दर्द होने लगता है। पल्लवी, सिर दर्द हो रहा है तो मसाज रूम में चली जाओ, वहां आराम से मसाज करवा लेना। ठीक है। पल्लवी घर के मसाज रूम में जाती है, जहां एक प्रशिक्षित महिला उसकी मसाज करती है। मैडम, आप आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर में सिर दर्द कम हो जाएगा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहली बार इतना आराम मिल रहा है। इसी तरह एक रात नीरज का फिल्म देखने का मन करता है। वो पल्लवी को घर के निचले हिस्से में बने निजी थिएटर में ले जाता है। दोनों आराम से बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म खत्म होने से पहले ही पल्लवी को नींद आ जाती है और नीरज भी उसके पास सो जाता है। अगली सुबह ऋतु पल्लवी को छेड़ने लगती है। भाभी, कल की रात तो बहुत अच्छी थी ना? फिल्म देखने गए थे या सोने? ऋतु, तुम भी ना, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पल्लवी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सोने चांदी की थालियों में खाना खाती, हीरे के गहने पहनती और घर की ऐसी सुविधाओं में रहती जैसे किसी महंगे मॉल में रह रही हो। कभी मेरे पास पापा की दवाई के पैसे नहीं होते थे और आज मेरे पास इतने गहने हैं। जिंदगी सच में कितनी जल्दी बदल जाती है। एक दिन दो बुजुर्ग लोग उस आलीशान बंगले के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। वे बार बार अंदर जाने की जिद कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किससे मिलना है? हमें अंदर जाने दो बेटा, हमें घर के मालिक से मिलना है। बिना पूछे मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। चौकीदार अंदर जाकर ऋचा को दोनों बुजुर्गों के बारे में बताता है। उन्हें कहो यहाँ से चली जाए, हमारे दरवाजे पर ऐसे गरीब लोगों की कोई जगह नहीं है। कौन है बाहर? अंदर आने दो। आज हम जो भी हैं ऐसे ही लोगों की दुआ और मदद से हैं। दोनों बुजुर्ग अंदर आते हैं। माधव की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ती है, उनकी आंखों में पहचान की चमक आ जाती है। केशव, तू यहाँ? माधव जी आगे बढ़ते हैं और केशव को गले लगा लेते हैं। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माधव, इतने सालों बाद तुझे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी पल्लवी वहां आती है। सामने अपने पिता को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पापा। पल्लवी कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तुम इस आदमी को जानती हो? ये तो मेरी बेटी है, मेरी पल्लवी। पापा, आप मेरे ससुर जी को कैसे जानते हैं? बेटा, इसकी कहानी बहुत लंबी है। बहू, तुम्हारे पिता का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। पापा, आप यहाँ कैसे आए? बेटी, मैं अपनी दवा लेने शहर आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी यहीं हुई है। केशव कुछ पल रुकते हैं और फिर अपनी बात बताते हैं। रास्ते में पूरे शहर में तुम्हारी और नीरज की शादी के पोस्टर देखे, तभी मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी माधव के बेटे से हुई है। फिर आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए? हाँ बेटी, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि ये तुम्हारे ससुर का घर है। मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने चला आया था। इसके बाद माधव जी सबको अपने और केशव के पुराने रिश्ते की कहानी बताते हैं। जब मैं बहुत गरीब था, तब मेरे पास अपना काम शुरू करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। सालों पहले माधव एक छोटे से कमरे में रहते थे और काम शुरू करने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। केशव,
मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अगर ये पैसे मिल गए तो मैं अपने टेंडर का काम शुरू करवा सकता हूँ। भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास जितना है उसमें से ये 50,000 ले जा। केशव अपनी बचत से 50,000 रुपए निकालकर माधव के हाथों में रख देते हैं। ये पैसे रख, अपना काम शुरू कर। मुझे पूरा भरोसा है कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भाई मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। माधव उन्हीं पैसों से अपना छोटा सा टेंडर का काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे शहर में काम बढ़ाते जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद माधव का कारोबार करोड़ों में पहुंच जाता है और वो शहर में कई रेलवे टेंडर संभालने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ केशव की जिंदगी बदलने लगती है। बीमारी के इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और परिवार धीरे धीरे गरीबी में चला जाता है। पल्लवी, तुम्हारे पापा मेरे बचपन के दोस्त ही नहीं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मददगार हैं। अगर उन्होंने उस 10 दिन 50,000 रुपए न दिए होते तो आज मेरे पास ये करोड़ों की संपत्ति नहीं होती। केशव हल्की मुस्कान के साथ अपने दोस्त को देखते हैं। देख माधव, मेरा दोस्त अमीर हो गया और मैं अमीरी से गरीबी में आ गया, लेकिन आज किस्मत ने मेरी बेटी को तेरे घर की बहू बना दिया। भाई साहब, अगर मुझे पहले पता होता कि पल्लवी आपकी बेटी है तो मैं उसे पहले दिन से ही रानी बनाकर रखती। बहन, रिश्ते पैसे से नहीं बनते। देखो, मेरी बेटी आज मेरे दोस्त के घर की बहू बन गई और हमें पता तक नहीं चला। भाई, तूने मेरी बहुत मदद की थी। आज तेरी बेटी को बेटी बनाकर रखना ही मेरा फर्ज है। शायद इसी तरह मैं तेरा कर्ज चुका सकता हूँ। ऋचा की आंखों में भी पछतावा आ जाता है। पल्लवी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी कहानी है। मैंने तुम्हें बहुत बातें सुनाई। कोई बात नहीं भाभी, गलती सबसे होती है। सुभद्रा पल्लवी के पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। बहू, अब मुझे ये सोचकर कोई दुख या गिल्ट नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली लड़की मेरे घर की बहू बनी है। अब मुझे गर्व है कि तू उस इंसान की बेटी है जिसकी वजह से हमारा परिवार आज करोड़पति है। माँ, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, बाकी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। सुभद्रा पल्लवी के सिर पर हाथ रखती है। माधव और केशव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। घर में सभी के चेहरों पर खुशी थी। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली पल्लवी अब करोड़पति घर की बहू जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके महंगे गहने नहीं, बल्कि उसके माता पिता और परिवार का प्यार था। क्या आपने भी तकदीर को ऐसे पलटते देखा है जैसे पल्लवी के साथ हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा।